कभी सोचा है आखिर कैसे कुछ 100 लोगों पर हुई एक स्टडी से करोड़ों लोगों के बारे में इतने पक्के दावे कर दिए जाते हैं? इसका राज एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में छिपा है और वो है सैम्पलिंग। ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जिससे रिसर्च की दुनिया के बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं। चलिए आज पता लगाते हैं कि ये काम कैसे करती है। जरा सोचकर देखिए, अगर भारत में डायबिटीज के मरीजों पर कोई स्टडी करनी हो। इनकी संख्या है 7 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा। अब क्या हर एक मरीज से जाकर बात करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, ये तो नामुमकिन है ना? तो फिर रिसर्चर्स इस पहाड़ जैसे काम को करते कैसे हैं? वो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, एक ऐसी टेक्निक जिससे एक छोटे से हिस्से को देख के ही पूरी तस्वीर का अंदाजा लग जाता है। और यहीं पर ये दो आइडिया काम आते हैं। पहला है पॉपुलेशन। ये वो पूरा का पूरा ग्रुप है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे भारत के सभी डायबिटीज मरीज। और दूसरा है सैंपल। ये उस बड़ी आबादी का एक छोटा सा, बहुत ही सोच समझकर चुना गया हिस्सा है जिनसे असल में बात की जाती है। तो करोड़ों लोगों से बात करने के बजाय एक स्मार्ट सैंपल चुना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि रिसर्चर्स उस करोड़ों की आबादी से कुछ 100 लोगों के सैंपल तक पहुंचते कैसे हैं? देखिए, ये कोई तुक्के का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जिसे हम एक फनल की तरह समझ सकते हैं। देखिए, ये फनल ऐसे काम करता है। शुरुआत होती है 7.7 करोड़ की टारगेट पॉपुलेशन से, यानी भारत का हर डायबिटीज मरीज। लेकिन ज़ाहिर है हम सब तक नहीं पहुंच सकते, तो हम इसे छोटा करके एक्सेसिबल पॉपुलेशन पर लाते हैं। मान लीजिए कुछ चुनिंदा शहरों के अस्पतालों में आने वाले 50,000 मरीज। फिर इनमें से भी उन लोगों की एक लिस्ट बनती है जिनसे संपर्क किया जा सकता है, जिसे सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, शायद 25,000 लोग। और फिर आखिर में उस लिस्ट में से बहुत सावधानी से 400 लोगों का स्टडी सैंपल चुना जाता है। लेकिन एक मिनट, इस फनल के हर स्टेप पर एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है, और वो है बायस, यानी पक्षपात। सोचिए, अगर चुने गए अस्पताल सिर्फ बड़े शहरों में हैं, तो क्या वो सैंपल गांव के मरीजों की कहानी बताएगा? नहीं। अगर लिस्ट में सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास फोन है, तो बाकियों का क्या? रिसर्चर्स को लगातार इसी छिपे हुए पक्षपात से जूझना पड़ता है। तो इस पक्षपात से बचने के लिए रिसर्चर्स किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। वो एक बहुत ही सख्त 8 स्टेप्स की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। ये एक रेसिपी की तरह है जिसका हर स्टेप बहुत सोच समझकर तय किया जाता है, ताकि जो फाइनल सैंपल बने वो जितना हो सके उतना सही और निष्पक्ष हो। चलिए, अब ये तो समझ आ गया कि सैंपल चुनते कैसे हैं, लेकिन एक सैंपल को एक अच्छा सैंपल क्या बनाता है? वो कौन सी खूबियां हैं जिन्हें रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है? देखिए, किसी भी बेहतरीन सैंपल में 3 बातें होनी ही चाहिए। पहली, रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी वो पूरी आबादी की एक छोटी सी सच्ची तस्वीर हो, जैसे सूप का एक चम्मच आपको पूरे पतीले का स्वाद बता दे। दूसरी, एक्यूरेसी, यानी वो किसी भी तरह के पक्षपात से आज़ाद हो। और तीसरी, सही साइज, वो इतना बड़ा ज़रूर हो कि उसके नतीजों पर भरोसा किया जा सके। अब इन सब गुणों को हासिल करने का सबसे खरा तरीका है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसे एक लॉटरी की तरह समझिए, जहां पॉपुलेशन में मौजूद हर इंसान के चुने जाने का बराबर और निष्पक्ष मौका होता है। यही रैंडम तरीका ये पक्का करता है कि सैंपल में किसी तरह का छिपा हुआ पक्षपात ना हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। यहां पर चुनाव रैंडम नहीं होता। ये अक्सर सुविधा पर आधारित होता है, जैसे किसी मॉल में खड़े होकर लोगों से सवाल पूछना। यह आसान तो है, तेज भी है, लेकिन सोचिए, क्या मॉल में मिलने वाले लोग पूरे शहर की सही तस्वीर हो सकते हैं? शायद नहीं। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इतनी ही अच्छी है, तो हमेशा उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये बहुत वाजिब सवाल है। असल में खासकर क्लिनिकल या नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में हकीकत थोड़ी अलग होती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कई बार मरीजों की एक पूरी रैंडम लिस्ट बनाना और उन तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं होता। इसलिए असल दुनिया में नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके कहीं ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और यहीं से हम रिसर्च की असल दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां किताबों के आदर्श नियमों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। यह हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। कोई भी रिसर्चर सैंपलिंग का तरीका यूं ही नहीं चुन लेता। उन्हें कई चीज़ों को तोलना पड़ता है। स्टडी का असल मकसद क्या है, कितना बजट है और कितना समय, क्या जिन लोगों पर स्टडी करनी है उन तक पहुंचना आसान है, और सबसे ज़रूरी, खासकर नर्सिंग रिसर्च में नैतिक चिंताएं क्या हैं। अगर मरीज बहुत बीमार हैं तो उन्हें स्टडी के लिए परेशान करना सही नहीं होगा। इन सब बातों के बीच एक सही रास्ता निकालना होता है।
चलिए कन्वीनियंस सैंपलिंग का ही उदाहरण लेते हैं, जो सबसे आम तरीकों में से एक है। फायदा? अरे बहुत सीधा है, ये सस्ता है, आसान है और जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसका नुकसान बहुत बड़ा है। पक्षपात का बहुत ज्यादा खतरा। जो लोग आपको आसानी से मिल गए, जरूरी नहीं कि वो पूरी आबादी का सही चेहरा हो। रिसर्चर्स हमेशा इस समझौते के साथ काम करते हैं। तो इन सब तकनीकी बातों का मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि जिस तरह से एक सैंपल चुना जाता है, अंत में वही ये तय करता है कि जिस रिसर्च पर हम भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे के लायक है भी या नहीं। इस पूरी कहानी का विलेन एक ही है, सैंपलिंग बायस। मतलब अगर आपका सैंपल ही आबादी की सही तस्वीर नहीं दिखाता, तो आपके नतीजे भी गलत होंगे, चाहे आपने कितनी भी अच्छी एनालिसिस क्यों ना कर ली हो। ये उस नींव की तरह है जिसमें दरार हो, आप उस पर कितनी भी मजबूत इमारत खड़ी कर लें, वो टिकेगी नहीं। और एक बात साफ समझनी होगी, ये जो बायस है, ये कोई इत्तेफाक या रैंडम एरर नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक एरर है, यानी ये तरीका ही गलत है। सोचिए, अगर आपकी बंदूक का निशाना ही टेढ़ा है, तो ज्यादा गोलियां चलाने से क्या होगा? कुछ नहीं, निशाना तो फिर भी चुकेगा। ठीक वैसे ही एक बड़ा सैंपल लेने से चुनने की गलत विधि ठीक नहीं हो जाती। तो अगली बार जब भी कोई नई स्टडी की हेडलाइन सामने आए, जो कोई बड़ा दावा कर रही हो, तो एक पल रुककर बस एक सवाल पूछिएगा कि इन नतीजों पर पहुंचने के लिए उन्होंने बात किससे की थी, उन्होंने अपना सैंपल कैसे चुना था। क्योंकि अब हम जानते हैं कि उस एक सवाल का जवाब ही सब कुछ तय कर देता है।